नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ 2 मेरे संग की औरतें पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। हमने दूसरे पाठ में यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय लेखिका को टाइफाइड हुआ था और इसी कारण से वह इंडिया गेट जश्न मनाने नहीं जा सकी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें जाने से मना कर दिया था। उस समय उनके पिताजी ने उन्हें बहलाने के लिए एक उपन्यास दिया जिसका नाम था ब्रदर्स कारामाज़ोव। लेखिका कहती है कि उस समय उनकी उम्र 9 वर्ष की थी। अब वह उपन्यास उन्हें कितना समझ आया वह यह तो नहीं कह सकती, लेकिन वह ये बात दावे के साथ कहती हैं कि उन्होंने उस उपन्यास में से एक जो पाठ था वह कंठस्थ कर लिया था, जो पाठ बच्चों के ऊपर अनाचार या अत्याचार पर था। लेखिका कहती है उनके लेखन कार्य के अंदर उस पाठ का बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, उससे आगे प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 21। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। अब लेखिका बताती है कि यह उनकी माँ जी की ही मन्नत का असर था कि हम पांचों बहनों में कभी इस बात की हीन भावना नहीं आई कि हम लोग लड़कियां हैं, और अपनी नानी, माँ और परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए हम लोगों ने लीक पर चलने से इनकार कर दिया। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावने आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। अब लेखिका बताती है कि जो मन्नत मांगी गई थी जिस लड़की के लिए, वह मेरी बड़ी बहन थी जिनका नाम था मंजुल। उनके घर का नाम था रानी और बाहर का नाम था मंजुल। शादी के बाद उन्होंने अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया था और पति का नाम उन्होंने ग्रहण किया। इस कारण से उनका लेखिका का नाम जो पड़ा वो मंजुल भगत के नाम से पड़ा था। और लेखिका बोलती है कि उनमें किसी बात की हीन भावना नहीं थी कि उन्होंने अपने पति का नाम पीछे लगाया है। दूसरे नंबर पे मैं थी, अर्थात लेखिका। घर का नाम उनका उमा था और बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने के रिवाज उसी से चला। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोगापंथी घर घुसू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते हमने नहीं देखा। लेखिका कहती है कि मैंने भी शादी के बाद में ही लिखना प्रारंभ किया था और इसी कारण से मेरा नाम मृदुला गर्ग पड़ा। और जिस समय उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था उसी समय ये नारीवाद का चलन प्रारंभ हुआ। मनु भंडारी का हवाला देते हुए हमसे भी लोगों ने कई बार प्रश्न किए कि क्यों नाम बदला, लेकिन इस बात का हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था।
लेखिका कहती है कि हमें अपने व्यक्तित्व पर कोई भी नुकसान नज़र नहीं आया इसका, इस कारण से हमने इस बात को कभी भी तवज्जो नहीं दी। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर पर नाम है गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। अब लेखिका बोलती है कि उनके पिताजी से भी लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि 5 बेटियां हैं आपकी, फिर भी मन नहीं भरा जो हर बेटी का आपने 2-2 नाम रखे हुए हैं। लेखिका कहती है उनसे छोटी जो बहन है उसका नाम बाहर का तो चित्रा है और घर का नाम उसका गौरी है, लेकिन वो लेखन कार्य नहीं करती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बातें ज़माने के सुनी कि उनका एक एक ही नाम रखा, रेनू और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेज़ी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। अब लेखिका कहती है कि जो 4थी और 5वीं जो बेटी पैदा हुई थी, अर्थात उनकी बहनें जो पैदा हुई थी, पिताजी ने इतनी बात सुन ली थी ज़माने से कि उन दोनों बहनों का एक एक नाम ही उन्होंने रखा था। बीच की 2 बहनें जो थीं उन्होंने लेखन कार्य नहीं किया, किंतु उससे छोटी बहन जो थी अचला और उनका भाई, वो दोनों फिर से लेखन कार्य के अंदर ही उतर आए। अचला जो थी वो 8 साल अपनी बहन से अर्थात मृदुला से छोटी थी और उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखना प्रारंभ किया था, जबकि राजीव जो था, जो उनका भाई था, उन्होंने हिंदी में ही लेखन कार्य किया था। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हज़म करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। अब लेखिका कहती है कि हम 4 जने लिखते हैं और पढ़ने वाला हमारा पूरा ख़ानदान है, किंतु लेखिका यह भी बताती हैं कि उनके ससुराल में कोई भी उनको नहीं पढ़ता है, अर्थात उनके लेखन कार्य को नहीं पढ़ता। लेकिन ये बात उनको काफ़ी दिनों तक हज़म नहीं हुई, लेकिन बाद में इस बात के उन्हें फ़ायदे नज़र आने लगे। वे कहती हैं अच्छा है नहीं पढ़ते तो आलोचना भी नहीं करते। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है, जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। अब लेखिका बताती है कि खैर मैं अभी हमारी बात नहीं कर रही जो कि लेखन कार्य करती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन बहनों की बात कर रही हूँ जिन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ नहीं किया। अगर हम बहनें शेर हैं तो जो नहीं लिखती हैं वो सवा शेर हैं और उन्हीं के बारे में लेखिका अभी चर्चा करती हैं। 4थे नंबर वाली रेनू का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ
थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी। अब लेखिका क्या कहती हैं कि जो चौथे नंबर की उनकी बहन थी, जिनका नाम रेणु था, वे और उनकी छोटी बहन अचला जब स्कूल से वापस आती थी दोपहर के समय, उस समय पिताजी गाड़ी भेज दिया करते थे कि वापसी में गाड़ी में बैठकर आ जाएंगी। किंतु रेणु जो थी वो गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और वो कहती थी, तर्क देती थी इस बात का कि इतनी सी दूरी पर भी अगर गाड़ी में बैठकर आया जाए तो यह एक शामनशाही का प्रतीक है, अर्थात शानो शौकत दिखाना या फिर अपने पैसे का दिखावा करना जो है इसका प्रतीक है। इस कारण से वह कभी भी गाड़ी में बैठकर नहीं आती थी, किंतु पिताजी उनसे प्यार करते थे, लाड करते थे, इस कारण से उनके लिए गाड़ी भेजा करते थे। आगे वे कहती हैं, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी, फारिग मतलब फ्री कर देना, उन्हें निवृत्त कर देना, उस कार्य से फ्री कर देना, अलग कर देना। आगे लेखिका बताती हैं, माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिताजी काफ़ी कुढ़ते भुड़ते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खामखा। अब लेखिका बताती हैं कि माँ जो थी वो इन चीज़ों से बिल्कुल बेखबर थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी हम बच्चों का ध्यान नहीं रखा, किंतु पिताजी जो थे वो हम बच्चों का पूरा ध्यान रखते थे और इस कारण से इस बात से बहुत ही कुढ़ते थे, दुखी होते थे कि अचला तो गाड़ी में बैठ कर आ रही है, किंतु रेणु जो है पीछे पीछे पसीने से भरी हुई तरबतर हाफते हाफते धीरे धीरे जो है वो चलकर आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमेया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने में भी परहेज़ था, पर स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। अब लेखिका बताती हैं कि वह इतनी ज़िद्दी थी कि अगर कोई उन्हें चुनौती दे देता था तो उसको पूरा करके ही रहती ही। ऐसी ही एक घटना वह बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने जनरल थिमेया को पत्र लिखा और पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया, जो कि एक मोटरसाइकिल सवार जवान उनके हाथों में देकर गया। इस घटना के बाद पड़ोस के जो लोग थे वो उसका रुतबा मानने लग गए थे। आगे लेखिका बताती हैं कि गाड़ी में बैठने से तो उसे परहेज़ था ही, उसे इस बात का भी परहेज़ था कि इम्तिहान क्यों दिया जाए। तो स्कूल तो उसने जैसे तैसे करके कर ली थी, किंतु बीए जब वो कर रही थी, इम्तिहान देने की जब बारी आई तो वे इस बात पर अड़ जाती हैं कि पहले ये मुझे इस बात का जवाब दो, समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, और अगर इस बात का जो आप तर्क देते हो वह मेरी समझ में आता है, मुझे वाकई वह तर्क सही लगता है, तो मैं इम्तिहान दूंगी, परीक्षा दूंगी, अन्यथा मैं परीक्षा नहीं दूंगी। माताजी जो थी उन्होंने तो सीधा कह दिया कि इस बात का यह बात जो है पिताजी से पूछो, वही तुम्हें उत्तर दे सकते हैं। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ,
करो। रेनू ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। अब लेखिका कहती है कि मेरे पिताजी ने तर्क दिया कि बीए करने से तुम नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग तुम्हें इज्जत देंगे, वगैरह वगैरह अलग अलग प्रकार के पिताजी ने तर्क दिए, किंतु कोई भी तर्क जो था उसे विश्वसनीय नहीं लगा। न तो रेनू को लगता है, न खुद पिताजी को लगता है। अंत में उन्होंने यह उस बात का सहारा लिया जो युगों से लोग माँ बाप लेते आ रहे हैं अपने बच्चों के सामने, कि मैं कह रहा हूँ इससे तुम्हें परीक्षा देनी है या बीए करनी है। खैर, पिताजी ने कहा, इस कारण से रेनू ने भी बीए कर लिया, लेकिन सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए। सिर्फ इतने ही नंबर लेके आई जिससे उसे पास होना था। आगे लेखिका बताती है कि सच बोलने में तो वो माँ से भी 2 कदम आगे थी, किंतु इस बात की गनीमत है कि लोग उसका सच सुनकर यह सोचते हैं कि मजाक कर रही है। इस कारण से बिना मेहनत किए वह लोगों को हंसाने में कामयाब रहती है। आज भी जब कोई उसे इत्र भेंट करता है, इत्र का अर्थात परफ्यूम की तरह ही होता है, भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। पर उसका कहना था, वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। अब लेखिका अपने तीसरे नंबर की बहन, जिसका नाम चित्रा है, उसके बारे में बताती है कि वह कॉलेज में पढ़ती थी, पढ़ने जाती थी, पढ़ने से भी ज़्यादा उसको दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में थी। इस कारण से जब इम्तिहान होते थे तो उसके तो कम नंबर आते थे और उसके जो शागिर्द थे, अर्थात जो उससे पढ़ते थे, उनके नंबर ज़्यादा आते थे। खैर, सब चलता था। जब उसका शादी का वक्त आता है चित्रा का, तो वह पहली ही नज़र में एक लड़के को पसंद कर लेती है और ऐलान कर देती है कि शादी करूँगी तो इसी लड़के के साथ में। हालांकि इस शादी में कोई मुश्किल नहीं आई, और आती भी कैसे। लड़के को वो साफ बता चुकी थी कि मैं जिसे पसंद मैं सोच लेती हूँ वह काम मैं पूरा करके ही रहती हूँ। इस कारण से लड़के ने भी पहली ही मुलाकात में हथियार डाल दिए थे, अर्थात उसने शादी के लिए हामी भर दी थी। हम में से सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिताजी की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लेखन का रोग लगा लिया। अब लेखिका बताती हैं, जो सबसे छोटी बहन है उनकी, जिसका नाम अचला है, वह उन्हें कम खिसकी हुई नज़र आती थी, अर्थात वह सीधी नज़र आती थी। पिताजी के कहने पर उन्होंने पहले अर्थशास्त्र लिया,
फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की और पास भी हुई। पिताजी ने जो लड़का पसंद किया उसी से उन्होंने विवाह किया। तो ऐसा लग रहा था कि वह लीक पर ही चल रही हैं, किंतु जैसे जैसे उन्होंने 30 की उम्र पार की, उसे भी लिखने का रोग लग गया और लीक से हटकर चलना प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों, इस पाठ का अध्ययन आज हम यहीं तक करेंगे। शेष बचे हुए पाठ का अध्ययन हम इसके अगले और अंतिम वीडियो में करेंगे।